हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आ गए क्लास में। बेटा मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो क्या है कि मैंने क्या है कि इस पानी के अंदर फिर से एक बार और नमक डाला है। तो मैं जैसे नमक डाल रहा हूँ तो वो मतलब घुल घुल चुका है पूरा। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा मैं बार बार करूँ, मतलब मैं दोबारा और नमक डालता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डाला मैंने। अब ऐसा मैं बार बार करता हूँ तो क्या होता है। हमें पता है बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, उसमें एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो मैंने कम कम से कम इसमें 2 से 3 बार इसमें नमक डाल चुका हूँ, इसको मैं घोल चुका हूँ। तो मुझे बताऊँ क्या देखने को मिल रहा है। मुझे देखने को मिल रहा है कि ये नमक है ना, मेल्ट मतलब सॉरी, घुल नहीं रहा है। ये नमक घुल नहीं रहा, इसकी सोल्युबिलिटी है। ये जो मैं इसको बार बार घोल रहा हूँ, इसने, ये पानी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि बोल रहा है कि मेरे को भाई और नमक मत दे, मैं नहीं घोल सकता। दैट्स तो बेटा जी ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, सोल्यूबिलिटी। तो वेलकम बैक टू रैंक सेजर। आज हम पढ़ने वाले डे 3 के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर का ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब घोलना, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोलना, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट कहाँ से निकला, मैंने जैसे आपके सामने अभी मैं मतलब नमक के पानी को मतलब बना रहा था, एक सॉल्यूशन बना रहा था। इसमें मैंने सोल्यूट लिया था नमक, और जो सॉल्वेंट था वो क्या था बेटा, वाटर। तो मैंने 1-2 बार नमक डाला तो वो घुल रहा था आराम से, इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़िया घुल रहा था। बट मैं डालता ही गया, मैं सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाता ही गया सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है कि वो जो सोल्यूट है ना, घुलना ही बंद हो जाता है। वो घुलना ही बंद हो गया। पानी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई अब मत डाल यार, मैं नहीं घोल सकता इसको। तो बेटा जी उसी कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री उस कंसेप्ट क्या कहती है। तो बेटा जी आज हम पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है सोल्यूबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको पता है इस सीरीज के अंदर लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज हम लेक्चर लेके आ रहे हैं। लेक्चर को जितना शॉर्ट रखें उतना ही ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो बेटा हम करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी। तो बच्चों सोल्यूबिलिटी को शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले 3 टाइप्स के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। नाम पे मत जाना, इतना कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे। तो बेटा जी मैंने क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक सॉल्वेंट लेता हूं। मैंने लिया पानी, और पानी के अंदर क्या डाला, इसमें नमक डाला बेटा, सॉल्ट डाला एज ए सोल्यूट। जैसे मैं डालता हूं और मैं थोड़ा सा घुमाता हूं इसको, और ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है। घुल जाता है तो किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, ये हुआ अनसैचुरेटेड। मतलब ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है और मैं उसमें सोल्यूट डाल रहा हूं और वो उसको क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। बट इसकी एक स्टेज होती है, इसकी एक स्टेज होती है। ठीक है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेट जाने के लिए एक स्टेज होती है। अब मैं बेटा इसमें क्या कर रहा हूं, नमक डालते ही जा रहा हूं, डालते ही जा रहा हूं। तो पानी भी कहेगा भाई मत डाल, मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मैं भी हाथ खड़े कर चुका हूं, अब मैं सोल्यूट को नहीं घोलूंगा। अब मैं सोल्यूट को नहीं घोलूंगा। जब वो सोल्यूट को नहीं घोल रहा है, डिसॉल्व नहीं कर रहा है सॉल्वेंट के अंदर, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो बेटा जी अनसैचुरेशन क्या बोलता है, द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट हम डाल रहे हैं और उसको घोल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। लेकिन इसके आगे कंडीशन क्या होगी, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब मैं और भी इसमें नमक डाला, और भी मैंने एज ए सोल्यूट डाला, वो उसको घोल नहीं रहा है, वो ना तो इसको डिसॉल्व कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। मतलब वो सैचुरेटेड हो चुका है, उसने एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना दिया है। अब उसके ऊपर हम सोल्यूट डालते हैं तो वो किसी भी टाइप का डिसोल्यूशन या सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम नेक्स्ट दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज डिसॉल्व। ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, हमने जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसको घोलने की, उससे ज्यादा अमाउंट में हम उसमें सोल्यूट डाल चुके हैं, इस वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है एक लिमिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड की। तो बेटा हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाएंगे, और सुपर सैचुरेटेड कब बनेगा, वो बनेगा हम सैचुरेटेड से। मतलब मैंने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, इसमें क्या किया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मैंने क्या किया, डिसॉल्व किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं और डिसॉल्व करूं। अब मुझे बनाना है सुपर सैचुरेटेड, सुपरमैन बनाना है। तो सुपरमैन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इस सॉल्यूशन को गर्म कर दूंगा, मैं इस सॉल्यूशन में हीट दूंगा, इसको गर्म करूंगा। तो क्या होगा, तो बेटा ये कहेगा, ये सॉल्यूशन कहेगा भाई अब तू एक काम कर, मेरे अंदर सोल्यूट डालेगा, मैं उसको और भी डिसॉल्व कर लूंगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा हम इसको थोड़ा सा कंसेप्ट से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बीकर लिया, ठीक है,
इसमें मैं क्या करता हूं बेटा, मैंने पानी के मॉलिक्यूल्स लेता हूं, मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन किससे बनेगा, सोल्यूट में डिसॉल्व करूंगा। तो बेटा मैंने कुछ सॉल्वेंट डाल के इसको डिसॉल्व कर लिया था, ये ओवरऑल क्या बना लिया मैंने, सॉल्यूशन बना लिया। क्या बना लिया बेटा, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है, बट फिर भी अनसैचुरेटेड है। क्या है, अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि और भी सोल्यूट को घोल सकता है, ये और भी सोल्यूट को घोल सकता है। तो मैं इसके अंदर और भी सोल्यूट डालूं, और भी मैं नमक डालूं या कोई भी सोल्यूट डालूं, तो बेटा इसके पानी के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस इनके बीच में है। जो ये स्पेस क्या करेंगे, सोल्यूट का जो पार्टिकल्स होंगे वह इनके बीच में जाके बैठ जाएंगे, मतलब इनके पास स्पेस है। वो स्पेस कौन एक्यूमुलेट कर लेगा, सोल्यूट के पार्टिकल, ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल एक्यूमुलेट कर लेंगे। और जैसे ही इसने सारे स्पेस को एक्यूमुलेट कर लिया, उसके बाद में सोल्यूट का घुलना हो जाएगा बंद। तो जब तक ये सोल्यूट को घोल रहा है तब तक क्या है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड सॉरी। जब उसने घोलना बंद कर दिया, क्यों घोलना बंद कर दिया, इंटरमोलिकुलर स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस जो थे पानी के मॉलिक्यूल्स के, वो क्या हो चुके हैं, पूरे फिलअप हो चुके हैं, किसके द्वारा, सोल्यूट के पार्टिकल द्वारा। अब मैं और भी सोल्यूट डालूंगा तो नहीं घुलेगा, वो नहीं घुलेगा, वो घोलना ही बंद कर देगा। तो जब सोल्यूट का घुलना बंद हो जाए किसी सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। अब मुझे बनाना है सुपर सैचुरेटेड, तो मैंने सैचुरेटेड तो बना ही लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा, इसको हीट दूंगा मैं, इसको मैं गैस पे रख देता हूं, इसको मैं देता हूं हीट। जैसे ही मैं इस सॉल्यूशन को हीट देता हूं, सॉल्यूशन बेटा ये है, ये मेरे पास सैचुरेटेड बन चुका है, ऐसा दिखेगा, वो केमिस्ट्री में ऐसे दिखता है, रियल लाइफ में ऐसे दिखता है। अब मैं इसको गैस पे रख दूंगा, इसको गर्म करूंगा। जैसे मैंने इस सॉल्यूशन का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होता है, जो ये इंटर पार्टिकल स्पेस थे, जो ये इंटर पार्टिकल स्पेस थे, ये स्पेस क्या करने लग गए बेटा, ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस थे इनमें क्या होने लग गया, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे जिनसे मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बना है, ये क्या करने लग गया बेटा, इनके बीच में गैप आने लग गया, इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गया, मतलब और भी हमें स्पेस मिल गया, मतलब बहुत ज्यादा गैप आने लग गया गर्म करने की वजह से। गर्म करने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है रैंडमली मूव करने लगे और इनके बीच में पार्टिकल्स के स्पेस में क्या होगा, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जब सोल्यूट ऐड करूंगा, अब मैं सोल्यूट ऐड कर सकता हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह मिल चुकी है सोल्यूट को पार्टिकल को बैठाने के लिए। अब मुझे यहाँ पे जगह मिल चुकी है, तो बेटा मैं जब सोल्यूट डालूंगा तो सोल्यूट के पार्टिकल इन इंटर पार्टिकल स्पेस में क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे या इन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था बेटा, अनसैचुरेटेड बनाया पहले, उसमें स्पेस था, सोल्यूट डाला, सोल्यूट आराम से घुल गया। फिर मैंने और सोल्यूट डाला, फिर मैंने और डाला, मैं डालता गया, एक लिमिट में क्या हुआ, उसकी सोल्युबिलिटी मतलब उसका जो डिसोल्यूशन था किसका, सोल्यूट का, वो क्या हो गया, रुक चुका था क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस उसके बढ़ चुके थे। वो हम कौन सी स्टेज में पहुंच चुके थे, सैचुरेटेड। अब मैं सैचुरेटेड को सुपर सैचुरेटेड बनाऊंगा तो क्या करूंगा, गर्म करूंगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस था, पहले तो मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या थे, पास पास थे, जैसे मैंने गर्म किए वो दूर दूर हो गए, मतलब उनके बीच में स्पेस क्रिएट होने लग गया। अब स्पेस क्रिएट हो गया तो मैं और सोल्यूट डिसॉल्व करूंगा ना तो डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ा दूं, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं और मैं सोल्यूट को डिसॉल्व करता हूं, वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, द सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट मोर देन इट्स सोल्युबिलिटी इज डिसॉल्व बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, मतलब जितना हमने सोल्यूट डाला उसके बावजूद भी हम उसमें सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोलते हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मेन कंसेप्ट, वो है सोल्युबिलिटी। तो बेटा हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना था क्योंकि हम सोल्युबिलिटी से समझेंगे। सोल्युबिलिटी क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को डाल रहे हैं, उसको घोल रहे हैं, मतलब उसका डिसॉल्व कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। बट इसमें एक कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो क्या होती है, सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स ली जाती है और टेम्परेचर भी फिक्स लिया जाता है। तो बेटा सोल्युबिलिटी केमिस्ट्री क्या कहती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम, मैंने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ले ली सॉल्वेंट की। अब आप तो बोलोगे सर टैंकर के अंदर नमक डाल दो, तो भाई सोल्युबिलिटी मिलेगी नहीं, जाना कितने साल में मिलेगी, क्योंकि घुलता रहेगा, क्योंकि वहां पे एक बड़ा अमाउंट में हमें क्या है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। बट हमको सोल्युबिलिटी समझने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्वेंट लेना होगा। तो बेटा ये कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर।
एट द गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए जो हमें दिया गया है, उसी में ही ये प्रोसेस को हमें करना है। ये नहीं कि पहले ठंड में जाके कर लिया फिर गर्मी में जाके कर लिया, तो बेटा सोल्यूबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टर्म एज द सोल्यूबिलिटी, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सोल्यूबिलिटी क्या है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, उसमें हम सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, और जब वो सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। किसी चीज को घोलना ही सोल्यूबिलिटी कहलाता है। एनसीईआरटी इस चीज को कैसे बोलती है, एनसीईआरटी कहती है सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in the specified amount of solvent at the specified temperature। उसने भी ये बोला कि स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में ही सॉल्वेंट को हम घोलेंगे, प्लस में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो भी स्पेसिफाइड ही होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। किसी भी सोल्यूट को घोलना ही सोल्यूबिलिटी कहलाता है, बट एक स्पेसिफिक अमाउंट का हम सॉल्वेंट लेंगे उसमें, और टेम्परेचर भी एक स्पेसिफिक अमाउंट का लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा जो सोल्यूबिलिटी है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको चार जो करेक्टर होता है, चार जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमें पता है सोल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो नेचर कैसा है सोल्यूट का, कि वो घुलना चाहता है या नहीं घुलना चाहता। सोल्यूट क्या होता है, जो घुलता है, जो कम अमाउंट में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है और वो अपने अंदर सोल्यूट को घोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो बेटा दोनों पे डिपेंड करता है। तुम एक गेस्ट और किसी भी रिलेटिव्स के घर जा रहे हो, तो बेटा वो रिलेटिव तुमको घर में रात में रुकने देगा नहीं रुकने देगा, वो उस पर भी डिपेंड करेगा और तुम्हारे पे भी डिपेंड करेगा। यार तुम उसके घर में रुकना चाहते हो तो तुम कैसे भी बहाना लगा के रुक जाओगे नकटे बन के। अब वो तुमको रोकना ही नहीं चाहता तो तुम कैसे रुकोगे उसके घर, और तुम रुकना नहीं चाहते बट वो रोकना चाहता है, तो दोनों पे डिपेंड किया ना। तो सोल्यूट क्या है, मेहमान है, और सॉल्वेंट क्या है, जिसके घर आप जा रहे हो। सीधा सा कंसेप्ट है। तो किस किस पे डिपेंड करेगा सोल्यूबिलिटी, मेहमान पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट, और जिसके घर आप जा रहे हो रिलेटिव्स के, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो दोनों फैक्टर क्या करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे। प्लस में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर पे। कैसे, मान लो किसी रिलेटिव के आप घर गए, आप थोड़े बहुत पावरफुल इंसान हो, तो बट वो रिलेटिव चाहता नहीं है कि तुम्हें रात में रुको उसके घर। ठीक है, तुम बड़े बकवास आदमी हो, वो नहीं चाहता कि ये रुके, बट तुमने क्या किया, लड़ाई झगड़े कर लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुमने खुद का भी टेम्परेचर बढ़ा लिया और तुम जबरदस्ती रुक गए। तो ऑफकोर्स सोल्यूबिलिटी में फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा। उसी तरीके से प्रेशर होता है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आप प्रेशर डलवा रहे हो, भाई इसको फोन करके बोल दे मेरे को रात में रुकना है इसके घर, तो एक तुमने अप्रोच लगवा दी, प्रेशर डलवा दिया। तो चार फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को परेशान करते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सोल्यूबिलिटी, अब हम सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ चुके थे, सोल्यूबिलिटी क्या होता है। अब सोल्यूबिलिटी को हम प्रैक्टिस करेंगे कि भाई किस चीज के अंदर सोल्यूबिलिटी पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड लिक्विड हमारे पास है, एक गिलास में मैंने पानी ले लिया, इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, चीनी के टुकड़े डाल रहा हूं। सॉलिड होते हैं ना बेटा, मिश्री के टुकड़े डाल दिए लो मैंने। तो सॉलिड को किसके अंदर घोल रहा हूं, लिक्विड के अंदर। मतलब सोल्यूबिलिटी मतलब घोलना, सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलना। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम लिक्विड, जो गैस होती है ना गैस, उसको किसके अंदर घोलेंगे, लिक्विड को। तो ये हमारे पास मान लो लिक्विड ले लिया मैंने, क्या कर दिया, गैस है ये क्या है बेटा, गैस है। ये गैस को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो दो टाइप के हम सोल्यूबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अफेक्टिंग जो फैक्टिंग इसको अफेक्ट कर रहे हैं इसके सोल्यूबिलिटी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जो सोल्यूबिलिटी है, सॉलिड को लिक्विड में जब हम घोलते हैं, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर घुलता है तो उसको कौन कौन से फैक्टर परेशान करते हैं उसके बारे में। तो इट्स डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंटरेक्शन। ये किस पे डिपेंड करेगा, आप किसी सोल्यूट को, जो सोल्यूट कैसा है आपके पास, सॉलिड है, जैसे चीनी है, चीनी के पार्टिकल्स हैं, मिश्री के पार्टिकल्स हैं, उसको आप पानी में डाल रहे हो, उसके बारे में हम सोल्यूबिलिटी पढ़ रहे हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल स्पेस पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन या फिर स्पेस पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे करता है। तो ये बोल रहा है इफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव द सिमिलर स्ट्रॉन्ग और वीकर फोर्सेस अट्रैक्शन, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक। तो बेटा आप किसी के घर में रुकने जा रहे हो, आप कहीं पे आगे नाइट में आपको स्टे करना है, कोई रिलेटिव का घर है, ठीक है, तो आप रुक रहे मतलब आप सोल्यूबल हो रहे हो, मतलब सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट को आप रिलेट करना उससे। ठीक है, वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो आपके और सामने वाले के नेचर पे डिपेंड करता है, दोनों के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, दोनों के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा और उसका इंटरेक्शन कैसा है।
क्या पता तुम्हारा दोस्त का घर हो, वो कहेगा अरे आ जा यार, रुक जा, कोई नहीं, तेरा ही घर है। और एक तुम्हारे दोस्त का दोस्त का दोस्त का घर हो, तो तुम किसी थर्ड पर्सन का अप्रोच लगा के आ रहे हो, तो वो थोड़ा मुंह बिगाड़ लेगा, पता नहीं कैसा इंसान है हमारे घर वो रुक रहा है, रात में चोरी चकारी करके भाग जाए तो पता थोड़ी है। तो बेटा किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स और तुम्हारे जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब तुम सोल्यूट और वो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन है, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तभी आप क्या कर पाओगे, घुल मिल पाओगे, सोल्यूबल हो पाओगे उसकी फैमिली के साथ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक किस पे डिपेंड करेगा, उसके इंटर पार्टिकल्स या फिर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन पे। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे को तैसा ही घोलता है, जैसे को जैसा ही घुलेगा, इसका मतलब ये होता है। जैसे आपने देखे होंगे ग्रुप्स होते हैं दोस्तों के, एक ग्रुप होता है नशेड़ियों का ग्रुप होता है, उसमें नशेड़ी ही नशेड़ी मिलेंगे, क्यों, तो एक नशेड़ी को दूसरा नशेड़ी पहचान लेगा भाई ऑटोमेटिक, वो दोस्ती उसी नशेड़ी से ही करेगा। और एक डिसेंट बंदा है बिल्कुल, वो डिसेंट से ही दोस्ती करेगा। तो सीधी सी बात है, आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो और आपके पास दो ऑप्शन है, आप मान लो ड्रिंक वगैरह करते हो, सब कुछ करते हो, मतलब एक नॉर्मल, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है, एक रिलेटिव है वो बढ़िया ड्रिंक विंक करता है, बढ़िया पार्टी वार्टी करता है, एक बेचारा डिसेंट है, तो आप अपने जैसा ही तो ढूंढोगे, अरे हाँ यार तू, मैं उसी के घर रुकूंगा यार, वो मेरा जैसा है। तो बस तो वही कंसेप्ट है, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे को जैसा ही घोलता है, जैसा आप सोल्यूट डालोगे जैसा ही सॉल्वेंट है वो घोल देगा, बट अपोजिट लेके आओगे तो लड़ाई हो जाएगी भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट यही बोलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आगे। तो बेटा जी लाइक डिजोल्व लाइक कंसेप्ट कैसे वर्क करता है ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, यहां पे दिया गया है सोल्यूट और ये है सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सोल्यूट, भाई किस टाइप का तुमने सोल्यूट लिया है, सॉल्वेंट और सोल्युबिलिटी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इससे हम समझते हैं कि कैसे लाइक डिजोल्व लाइक वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो मैंने सोल्यूट लेता हूं वो मैं लेता हूं NaCl, क्या है बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं नमक। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट था, मैंने गिलास लिया, गिलास में मैंने क्या डाला, पानी डाला, और यहाँ पे जो सोल्यूट डाला वो क्या डाला, मैंने नमक डाला, डाल दिया मैंने नमक। ठीक है, अब दोनों का नेचर, मैंने बोला था ना लाइक डिजोल्व लाइक, तुम जिसके घर रुकोगे वो किसके रुकोगे, जो तुम्हारा जैसा होगा, सीधी सी बात है। तो बेटा ये घुलेगा किसके अंदर, जो खुद का जैसा सॉल्वेंट होगा उसके अंदर ही घुलेगा ये। अब मैं NaCl को किसके अंदर घोल देता हूं, बेंजीन के अंदर, नहीं घुलेगा भाई, दोनों का नेचर ही अलग है यार, नेचर अलग है, इंट्रैक्शन ही खराब हो रहा है दोनों का। अब मैं क्या करता हूं, सोडियम क्लोराइड को किसके अंदर डालता हूं, वाटर के अंदर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोल्यूट है, दोनों मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। बट दोनों किस प्रकार के हैं, तो बेटा NaCl को मैं तोड़ूंगा तो Na+Cl- होता है, उसी तरीके से पानी को मैं तोड़ूंगा तो H+OH- होता है। तो दोनों क्या है, पोलर है, दोनों पोलर नेचर के हैं, सोल्यूट भी पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर है दोनों पोलर। ठीक है, दोनों का नेचर सेम हुआ, टाइप ऑफ सोल्यूट पोलर, टाइप ऑफ सॉल्वेंट पोलर, दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों एक जैसे मिल गए, डिसेंट मिल गए ना दोनों, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे बेटा, आपस में अच्छी तरीके से घुल जाएंगे, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर को ही घोलेगा, सीधी सी बात है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये क्या करते हैं बेटा, दोनों आपस में मिक्सचर बना लेते हैं, दोनों आपस में घुल जाते हैं, दैट्स इट, घुल गए, हो गया सोल्यूबल, दैट्स इट। तो सोल्यूबिलिटी क्या हुई बेटा, सोल्यूबल हुई, क्या हुई बेटा, सोल्यूबल। ठीक है, अब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगे, ऑफकोर्स कोई भी दो चीजें मिल रही है या दो चीजें आपस में घुल रही है, किस वजह से घुल रही है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, करता है। किसी से मिलने जाते हो भाई, क्यों जाते हो, क्यों समय खराब करते हो, क्यों पैसा लगाते हो, क्यों पार्टी वार्टी देते हो, क्यों गिफ्ट लेके जाते हो, भाई कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है तुम्हारे उसके बीच में, तभी तो कर रहे हो। फोकट में कोई नहीं करता भाई, फ्री में मैं भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे को जैसा ही घोलेगा। तो ऑफकोर्स ये भी हमारे पास सॉल्वेंट भी पोलर था और सॉल्वेंट भी पोलर था, दोनों आपस में एक दूसरे को घोल लिया, दैट्स इट। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन सा लगेगा, क्योंकि घुल रहे हैं तो ऑफकोर्स कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगा तभी काम करेगा। तो ये होगा बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे काम करता है। बट मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ सोल्युबिलिटी को समझने के लिए, मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। तो बेटा इसमें सोल्यूट ले लेता हूँ नेफ्थलीन, क्या लेता हूँ मैं, नेफ्थलीन, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, बेंजीन का। इसको मैं किसके अंदर घोलता हूँ, बेंजीन के अंदर। तो बेटा नेफ्थलीन भी क्या होता है, नेफ्थलीन भी ये होता है और बेंजीन भी ऐसा ही होता है, मतलब दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों नशेड़ी मिल गए, मतलब दोनों का नेचर एक जैसा मिल गया। तो ये भी क्या था, नॉन पोलर था, और बेंजीन भी क्या था, नॉन पोलर था, दोनों मिल गए सेम, लाइक डिजोल्व लाइक, दोनों सेम मिल गए।
तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, घुल जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे सोल्यूबल। और इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्क करेगा वो करेगा लंडन डिस्पर्सिबल फोर्स या वान डेर वाल फोर्स इसके अंदर वर्क करेगा, क्योंकि क्या है, नॉन पोलर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। बट एक कंडीशन मान लो मैंने ये रख दी, मैं क्या करता हूं बेटा, नमक को बेंजीन के अंदर घोल लेता हूं। मैं इस नमक को उठाता हूं और इस बेंजीन के अंदर डाल देता हूं, घुलेगा नहीं, क्योंकि नमक क्या था, पोलर था, बट बेंजीन क्या था, नॉन पोलर था। तो भैया लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ा था हमने, तो ये तो लाइक डिसॉल्व अनलाइक वाला कंसेप्ट हो गया, एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं भाई, तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो कभी भी डिसॉल्व करना हो तो आप नेचर देखो भाई कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, वट एवर जो भी है, तो जो जैसा होगा उसको वैसा ही बोलेगा। दैट्स इट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो बेटा टर्म था एनसीईआरटी में वो थी डिसोल्यूशन और एक था क्रिस्टलाइजेशन, दोनों कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। तो डिसोल्यूशन इसको बोलते हैं हिंदी में विलनीकरण, घोलना, मतलब विलनीकरण को ही इंग्लिश में मतलब ऐसे घोलना ही बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, बोल रहा है व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, जब हम किसको पढ़ रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं। ठीक है, उसकी हम सोल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि द सॉलिड सोल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है, एडेड टू द सॉल्वेंट सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज द सॉल्यूशन। तो बेटा कुछ जो सोल्यूट है वो क्या होंगे बेटा, घुलेंगे और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, सांद्रता को बढ़ा देंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, विलनीकरण बोलते हैं या डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हूं। अब एक और इंटरेस्टिंग सी टर्म है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, और क्रिस्टलीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। अब इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं आओ। ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं ले लेता हूं गिलास, ये ले लिया मैंने गिलास। अरे भाई साहब ये तो तगड़ा वाला गिलास आ गया, हमको तो नॉर्मल वाला लेना था, हमें लेना है नॉर्मल वाला गिलास। तो ये ले लिया बेटा जी हमने गिलास, गिलास के अंदर क्या डाल रहे हैं हम, ठीक है। हमें क्या बनाना था बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्रिस्टलीकरण समझते हैं क्या होता है। तो बेटा जी मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट ले लिया, पानी ले लिया मैंने, ये मैंने पानी भर दिया। आज ब्लू है पानी पानी, सुना होगा ना गाना आपने, बस वही पानी ले लिया मैंने, जो भी मैंने ब्लूइश कर दिया। ठीक है, आ गया, ठीक है, डन। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यार क्लीन करके मैं इसमें मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। मैंने ये पानी लिया, पानी के अंदर ये क्या है बेटा, ये इसके पार्टिकल्स है पानी के। ठीक है, ये मैंने ले लिया पानी हरा कलर का, आज ब्लू है पानी नहीं लिया बेटा, आज ग्रीन पानी लिया है मैंने। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे। क्या करेंगे, सोल्यूट डालेंगे। ठीक है, तो बेटा जी हमने सोल्यूट डाला, तो सोल्यूट के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, इसके इंटर पार्टिकल स्पेस में जाके बैठ जाएंगे। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। अब ये क्या बना लिया है, सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया, इसने बना लिया सोल्यूशन, दैट्स इट। ठीक है, अभी तक इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अलग से सोल्यूट और ऐड करूंगा, अलग से सोल्यूट और ऐड करता हूं। ये मैंने देखो बहुत सारे सोल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, अलग से मैं इसमें सोल्यूट ऐड कर रहा हूं। तो बेटा इसमें सोल्यूट के पहले से ही येलो कलर के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे प्रेजेंट, उसने भी मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस में गया और घोलता गया और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता गया। अब इसमें मैंने क्या किया बेटा, और भी सोल्यूट को घोला। जैसे मैंने और भी सोल्यूट को डाला तो बेटा थोड़े बहुत जो पार्टिकल स्पेस थे उसमें जाके ये भी बैठ गए, ये भी खुश हो गए कि चलो ठीक है अच्छी बात है। बट एक टाइम पे क्या होगा, सोल्यूट जो है घुलना ही बंद हो जाएगा, ये घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस फुल हो चुके हैं। ठीक है, बट मैं भी एक जिद्दी इंसान हूं, मैं और घोलता गया। जैसे मैंने इसको घोला तो क्या हुआ बेटा, जो नए पार्टिकल्स थे, मतलब व्हाइट कलर के जो नए पार्टिकल है सोल्यूट के नए, जो अभी लेटेस्ट डल रहे हैं, मैं डाल रहा हूं सोल्वेंट के अंदर, वो तो क्या कर रहे हैं, अंदर जाके इन पार्टिकल स्पेस के अंदर जाके बैठ रहे हैं। ठीक है, ये तो बेटा जाके बैठ रहे हैं, बट जो पुराने पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये यहां से निकल निकल के भाग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से निकल निकल के भाग रहे हैं। जैसे बाहर आ गए, मान लो ये आ गए बाहर, ये आ गए बाहर, और जो नए पार्टिकल्स हैं वो तो जाके बैठ रहे हैं और पुराने पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या किया था, दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन भी हुआ होगा, टक्कर भी हुई होगी। ठीक है, ऑफकोर्स हुआ होगा। और जब मैं सोल्यूट को ऐड करता जा रहा हूँ सॉल्वेंट के अंदर, तो पुराने पार्टिकल्स थे, ओल्ड पार्टिकल्स थे, वो तो पानी के बाहर निकल रहे थे,
और जो नए पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो रहे थे, वो स्पेस इंटर पार्टिकल या इंटर मोलिकुलर स्पेस के बीच में क्या कर रहे थे, ऑक्यूपाई कर रहे थे स्पेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा जो पुराने जो पार्टिकल्स है वो क्या हुआ, बाहर जाके एक्यूमुलेट हो रहे थे, ठीक है, और एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे थे, एक क्रिस्टल जैसी, जैसे हीरा होता है ना, क्रिस्टल होता है ना, मिश्री मिश्री देखी ना खाने की, वो भी क्रिस्टल होती है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस हो रहा था, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल। तो इन्हें किसके साथ कोलाइड किया, पुराने सोल्यूट के पार्टिकल से कोलाइड किया और उनको रिप्लेस कर दिया, खुद बैठ गए। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट द सॉल्यूशन, और उनको क्या किया, सेपरेट कर दिया सॉल्यूशन के बाद। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, सॉल्यूशन था हमारे पास, सोल्यूट डाला, नए सोल्यूट के पार्टिकल्स आए, पुराने सोल्यूट के पार्टिकल बाहर निकल के क्रिस्टलाइज होने लगे और वो खुद सेटल डाउन होने लगे नए वाले। उसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण इसे हम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी पूछ रहा है ए स्टेज इज रीच व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। तो बेटा एक स्टेज ऐसी आएगी जब घोलते जाएंगे नए पार्टिकल्स पुराने पार्टिकल्स की जगह लेते जाएंगे और पुराने पार्टिकल्स निकलते जाएंगे, या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता रहेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी तब दोनों हो जाएंगे बराबर, दोनों थक जाएंगे। वो कहेगा भाई तू कब तक आएगा, मैं कब तक जाऊंगा, एक काम करते हैं दोनों रुक जाते हैं। तो जो पार्टिकल्स है नए वाले वो भी घुलना बंद हो जाएंगे और पुराने पार्टिकल्स है वो भी क्रिस्टलाइज होना बंद हो जाएंगे, एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है। ठीक है, तो अंडर सच कंडीशंस द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन will be equal to solute particles separating out and a state that the dynamic equilibrium is reached out। जितने पार्टिकल्स है वो जा रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर और पुराने पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, आना जाना लगा रहता है, एक स्टेज पे दोनों आगे रुक जाते हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्रिएट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा अनडिजोल्व सॉलिड्स इज इक्वल टू डिजोल्व सोल्यूट। क्या होता है बेटा, डिजोल्व सोल्यूट दोनों के आ गए सेम एक ऐसी स्टेज पे आ गए जब ये प्रोसेस रुक जाता है फिर इक्विलिब्रियम स्टेज पे हो जाता है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम, अनडिजोल्व सॉलिड इक्वल टू डिजोल्व सोल्यूट। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो जाता है, इसे हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस बोलते हैं, जो कि क्रिस्टलाइजेशन में ये चीजें होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो एट दिस स्टेज ए कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन विल बी रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन। तो इस स्टेज पे क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट at the given condition, that is the temperature, pressure, a similar process followed when the gas are dissolved liquid in solvent। तो सेम प्रोसेस हम गैस के भी साथ कर सकते हैं, गैस भी जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व की जा रही है तो वो भी एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आके उसका डिसोल्यूशन या फिर उसकी सोलिबिलिटी रुक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यही कह रहा है, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी जरूरी है, प्रेशर और टेम्परेचर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सच ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व at the same temperature and the pressure is known as saturated solution। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, पहले हम स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व एट द सेम प्रेशर एंड द टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जो हम पढ़ के आ चुका है कि भाई साहब घोलते जाओ लाते जाओ, घोल दूंगा मैं, तो जब तक मैं सैचुरेशन पे नहीं आ जाता तब तक मैं बोलता रहूंगा सोल्यूट, दैट्स इट, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट क्रिएट होता है तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्या आता है, साइंटिस्ट की एंट्री होती है इस कहानी के अंदर। तो जब सिस्टम में इक्विलिब्रियम पर हो तो फिर ला शातेलियर प्रिंसिपल की एंट्री होती है। ऑफ कोर्स जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, और बेटा जब ये प्रिंसिपल ला शातेलियर प्रिंसिपल एंट्री ना करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, यदि कोई भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है टेम्परेचर के या प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन की भागीदारी से, द सिस्टम शिफ्ट अपोज एंड चेंज द रिस्टोर न्यू इक्विलिब्रियम। यदि हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो बेटा क्या होता है, एक नया इक्विलिब्रियम फिर से क्रिएट होगा, फिर से होगा और उसको हम डिस्टर्ब किससे कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बैठते हैं। तो बेटा जी ला शातेलियर प्रिंसिपल ये क्या कहता है, जब इक्विलिब्रियम बेटा बन जाता है तब शातेलियर साहब को याद किया जाता है। जैसे डर लगता है ना आपको, कभी रात पे अंधेरे में कहीं आते जाते, भूतों का डर, किसको याद करते हो, हनुमान जी को करते हो।
हनुमान चालीसा याद करते हो, वैसे ही इक्विलिब्रियम जब बनता है, इक्विलिब्रियम स्टेट जब क्रिएट होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, तो लास्ट एथिलियर जी भगवान साहब है, वो आएंगे और उनको हम याद करेंगे। ठीक है, तो बेटा जी इक्विलिब्रियम हमारा बन चुका था। ठीक है, अब उसको डिस्टर्ब किससे कर सकते हैं, इस तरीके से हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं है, मैं बस समझने के लिए लिखा हुआ है। लास्ट एथिलियर प्रिंसिपल की एंट्री हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम बन चुका है, तो लास्ट एथिलियर साहब आएंगे। ठीक है, तो बेटा चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट एथिलियर साहब क्या कहते हैं वो हम बताते हैं अभी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेटा हीट एब्जॉर्ब या रिलीज एट द कांस्टेंट प्रेशर इज मेजर इन द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, डेल्टा का जो साइन है डेल्टा, ये क्या दर्शाता है, ये चेंज को दर्शाता है, चेंज होना। ठीक है, चेंज होना। चेंज क्या क्या हो सकता है कि या तो एनर्जी क्या होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी, या फिर क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो चेंज को कौन दर्शाता है, डेल्टा दर्शाता है। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज एट द कांस्टेंट प्रेशर इज मेजर बाय द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, अब बेटा हम क्या कर रहे थे, सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोल रहे थे, दोनों के बीच में डायनेमिक एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो चुका था, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्रिएट हो गए, तो बेटा वहाँ पे कौन आता है, फिर लास्ट एथिलियर जो साइंटिस्ट है वो आता है, वो अपना कंसेप्ट लगाता है कि भाई देख इक्विलिब्रियम हो गया तो ये कंसेप्ट होगा। तो बेटा हमने एनर्जी को क्यों पढ़ रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी तब पढ़ा जाता है जब हम टेम्परेचर का कंसेप्ट घुसाते हैं, जब हम सॉलिड को इसके अंदर घोल रहे थे, लिक्विड के अंदर घोल रहे थे। ठीक है, क्या क्या कंसेप्ट घुसेगा बेटा, नेचर ऑफ सोल्यूट डिपेंड करेगा सोल्युबिलिटी पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिपेंड करेगा। थर्ड जो कंसेप्ट था वो था टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एंथैल्पी का चेंज पढ़ते हैं एंथैल्पी का चेंज। अब हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर क्या होगी, रिलीज होगी। दैट्स इट, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो बेटा यदि डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ, डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं डेल्टा एच पॉजिटिव, तो इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, डेल्टा एच क्या हुआ बेटा, नेगेटिव हुआ बच्चों, इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, मैं खींच लूंगा हीट को, मैं एनर्जी को खींच लूंगा, इसमें होगी एब्जॉर्ब, हीट क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। बट डेल्टा एच नेगेटिव के प्रोसेस में क्या होगी, हीट रिलीज होगी, इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। समझ गए बेटा, तो ये कब आता है, ये कंसेप्ट आता है जब टेम्परेचर को हम चेंज किया जाता है, टेम्परेचर को हम लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सोल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर, तो वो हम पढ़ चुके हैं, सोल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच नेगेटिव हुआ। ठीक है, अब ला साटेलियर प्रिंसिपल कहां काम आया, जब इक्विलिब्रियम बना, जब टेम्परेचर का कंसेप्ट आया तब हमने एंथैल्पी पढ़ी। ठीक है, अब ला साटेलियर क्या कहता है कि एंडोथर्मिक जब प्रोसेस हो रहा है, जब आप टेम्परेचर का इफेक्ट सोल्युबिलिटी पे डाल रहे हो और सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं आऊंगा, ला साटेलियर मैं आऊंगा और मैं वहां पे कंसेप्ट मेरा घुसाऊंगा। तो बेटा एंडोथर्मिक में क्या बोलता है वो एंडोथर्मिक में ये बोलता है कि जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो हीट एब्जॉर्ब होगी, तो किस पे पढ़ रहे हैं अपन, टेम्परेचर पे। तो जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब मैं सोल्युबिलिटी, एस मतलब सोल्युबिलिटी को बढ़ा दूंगा, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे मैं सोल्युबिलिटी को बढ़ाऊंगा, और जब तुम टेम्परेचर को कम करोगे मैं सोल्युबिलिटी को कम कर दूंगा। दैट्स इट, ये कह रहा है एंडोथर्मिक में। फिर बोलता है एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में लास्ट आथिलियर क्या बोलता है, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी को मैं कम कर दूंगा, उल्टा कर देगा, और जब मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा तब मैं सोल्युबिलिटी को बढ़ा दूंगा। तो डेल्टा जो जो टेम्परेचर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसमें, एक्सोथर्मिक में, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एंडोथर्मिक के अंदर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट आथिलियर कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, लड़ना बंद कर देंगे, दोनों एक स्टेज पे आगे स्टेबल हो जाएंगे, तब लास्ट आथिलियर आएगा कि मैं अब इसको डिस्टर्ब करूंगा, टेम्परेचर से डिस्टर्ब करूंगा, प्रेशर से डिस्टर्ब करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और बेटा अब हम बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट, जो फैक्टर अफेक्टिंग था, अफेक्ट ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर का बेटा जी याद रखना, कोई भी सोल्युबिलिटी पे असर नहीं पड़ता है। सॉलिड को जब हम लिक्विड में डाल रहे हैं
सॉलिड को जब लिक्विड में डाल रहे हैं, कितना ही प्रेशर लगा दो, कुछ भी सोल्युबिलिटी पर इस पर असर नहीं पड़ने वाला, कोई भी सोल्युबिलिटी पर असर नहीं पड़ने वाला है किसी भी प्रकार का। तो अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, अनअफेक्टेड चेंज इन प्रेशर, याद रखना बेटा, इसको याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सेकंड वाला, सेकंड सोल्युबिलिटी पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोल चुके हैं, अब हम घोलेंगे गैस को सॉलिड लिक्विड के अंदर। अब हम गैस को मिला रहे हैं लिक्विड के अंदर, गैस को घोल रहे हैं। अब आप बोलोगे सर गैस को कैसे घोलते हैं? तो गैस को बेटा घोलने के लिए दो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं हमारे पास, पीछे बैठा रखा है हमने पीछे, एक है डाल्टन और एक है हेनरी, ध्यान रखना, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे सोल्यूट क्या है? गैस, और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। गैस को मिलाएंगे लिक्विड के अंदर, गैस को मिलाएंगे लिक्विड के अंदर। कोका कोला पीते होंगे ना आप, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होगे, तो जैसे ढक्कन खोलते हो से गैस निकलती है, वो क्या है? गैस को घोला गया है लिक्विड के अंदर। ठीक है, ये पानी है, इसको मैं क्या डालता हूँ इसमें, इसमें क्या डालता हूँ बेटा? क्या डालता हूँ? सोल्यूट डालता हूँ। सोल्यूट क्या है बेटा? गैस है। अब गैस को घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करेगा वहां पे प्रेशर इफेक्ट करेगा। ध्यान रखना, अब आगे बढ़ते हैं। आइए, तो बेटा हम क्या बोल रहे हैं? गैस को लिक्विड में घोल रहे थे। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज वेरी ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर बहुत खतरनाक तरीके से इफेक्ट डालेगा जब हम गैस को लिक्विड के अंदर घोलेंगे। ठीक है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, जब हम गैस की सोल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं विद द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर। तो बेटा जी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। P मतलब प्रेशर, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस की सोल्युबिलिटी है, गैस की सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, गैस की सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। गैस को हमको पानी के अंदर घोलना है या किसी लिक्विड के अंदर घोलना है तो प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा डायग्राम लेके आया हूँ, इसमें हम समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो बेटा जी मैंने एक डायग्राम है, आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, जो कंटेनर ये दिख रहा है आपको, एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या है ये बेटा, ये लिक्विड है, ये है यहाँ पे लिक्विड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? लिक्विड है। अब इसको, अब इसमें क्या घोल रहे हैं हम? सोल्यूट क्या है? गैस। अब हम क्या करते हैं? गैस को घोलते हैं, गैस को पानी के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब गैस पानी के अंदर घुलेगी कैसे? प्रेशर बढ़ाने पे घुलती है, बिना प्रेशर के नहीं घुलेगी, ध्यान रखना, बिना प्रेशर के नहीं घुलेगी। अब बेटा मैंने गैस को घोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ वेट लगाया पड़ रहा है इस पिस्टन पे, और वो क्या कर रहा है? इस पे प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। गैस के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसमें डिजोल्व हो रहे हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं और ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा? घुल रहे हैं, वहां भी सोल्युबिलिटी का प्रोसेस हो रहा है अच्छा खासा, नॉर्मल सा। अब मैं क्या करूंगा? प्रेशर बढ़ाऊंगा, मुझे और घोलना है, मुझे कुछ फास्ट सोल्युबिलिटी चाहिए गैस की, तो मैं क्या करूंगा? वेट डबल कर दूंगा। यहाँ पर W1 था, W1 W2 कर दूंगा, मतलब और ज्यादा डबल प्रेशर मैंने लगा दिया। जैसे मैं डबल प्रेशर लगाता हूँ, वेट ऑफ द W1 W2 मोर पुश डबल द प्रेशर। जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ऑफकोर्स वॉल्यूम कम होगा, कम हुआ ना वॉल्यूम, ऑफकोर्स कम हुआ, क्योंकि ये गैस है, ये गैस है, ये क्या है? लिक्विड है, वाटर है, तो ऑफकोर्स वॉल्यूम कम होगा। और ये क्या करेगा? और भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बहुत ज्यादा स्पीड से या फिर प्रेशर के इफेक्ट में किस में जाएंगे? लिक्विड के अंदर क्या होंगे? डिजोल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो कंप्रेस द गैस, मोर प्रेशर, लॉट ऑफ डिजोल्व द गैस। ठीक है, तो बेटा जी हमको किसी गैस को यदि लिक्विड के अंदर घेरना है, घोलना है, तो हम क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? गैस को घोलना पड़ेगा। गैस को घोलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला है। तो कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो अभी, उस फैक्ट्री पे जाके देखना, ठीक है, वहाँ जाके देखना आराम से, वहाँ जो CO2 गैस जो डालते हैं, क्या होती है? सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, पानी के साथ CO2 को मिला दिया जाता है, बस। सोडा वाटर क्या होता है? CO2 तो होता है, उस CO2 को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ डाला जाता है, तब जाके वो पानी के अंदर डिजोल्व होती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे क्या कर रहे हैं? अब कहानी में एक और हीरो की एंट्री होती है। अब बेटा हीरो जो हमारे पास पीछे बैठे हुए थे वो एंट्री करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? गैस को लिक्विड में घोल रहा हूँ और उनको देखा नहीं जा रहा, वो पीछे परेशान हो रहे हैं कि यार कब हमको बुलाए। जैसे कपिल शर्मा के शो में पीछे से गेस्ट की एंट्री होती है ना, वैसे एंट्री करेंगे हम। तो बेटा अब हीरो की एंट्री हो रही है, और हीरो क्या है? हेनरी लो। हेनरी बाबा एंट्री कर चुके हैं कहानी के अंदर, हेनरी बाबा की एंट्री हो चुकी है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, वो वाला कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो हेनरी बाबा एंट्री कर चुके हैं, और हेनरी बाबा क्या कहते हैं? हेनरी वाज द फर्स्ट गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्वांटिटेटिव कितना, कितना क्वांटिटेटिव?
रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द सोलिबिलिटी। अब इसने क्वांटिटेटिव बेटा क्या दिया है, रिलेशन दिया है प्रेशर और सोलिबिलिटी के बीच में ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट। ठीक है, हेनरी, कोई पूछे हेनरी क्या था, हेनरी एक आदमी था, उसके बाद में साइंटिस्ट बना, और साइंटिस्ट किस चीज का था, उसने क्या किया था, कोल्ड ड्रिंक, मतलब आप ये याद रखो हेनरी कोल्ड ड्रिंक पीता था। कोल्ड ड्रिंक मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक में क्या था, लिक्विड के अंदर क्या मिला हुई थी, गैस। वहां पे कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, कौन सा साइंटिस्ट काम आएगा, हेनरी लो काम आएगा। बस ये ऐसे ट्रिक से याद रखो। तो हेनरी ने क्या बोला, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर किसका था, गैस का, प्रेजेंट है किस पे, सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट के सरफेस पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। ठीक है, अब बेटा कहानी एक और हीरो की एंट्री करवाता है, वो डाल्टन। क्या है, डाल्टन। तो बेटा जी अब आ चुके हैं डाल्टन साहब। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, डाल्टन हेनरी दोनों कहां पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो डाल्टन और हेनरी का कंसेप्ट बता देता हूं। तो बेटा जब हम क्या करेंगे, गैस और गैस की बात करेंगे, तब हम किसको, कौन से साइंटिस्ट की बात याद करेंगे, हम किस साइंटिस्ट को, डाल्टन को। बट गैस को फिर हम क्या करेंगे, लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, फिर गैस और लिक्विड की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे हेनरीज को। ठीक है, अब दोनों साइंटिस्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, डायग्राम में देखते हैं, देखो कैसे पड़ी, दोनों साइंटिस्टों की जरूरत क्यों पड़ी, आइए देखते हैं। तो बेटा ये था गैस और ये था लिक्विड, ठीक है, गैस को इसमें मिला रहे थे हम लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गई बेटा, सोल्यूट क्या हो गया, गैस, और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हेनरी तो आएगा ही, हेनरी कहेगा मैं इस कंडीशन में नहीं आया तो फिर कब आऊंगा। बट यहाँ पे क्या है, ओनली गैस, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, गैस में बहुत सारी चीज होती है, बट यहाँ पे क्या है बेटा, गैस प्लस गैस। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, यहाँ पे कौन सा साइंटिस्ट बोलेगा, डाल्टन बोलेगा। तो डाल्टन किस जगह बात करेगा, गैस पे बात करेगा, हेनरी किस पे बात करेगा, गैस लिक्विड पे बात करेगा। तो हेनरी डाल्टन में आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा, कब कौन सा साइंटिस्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं, अब ये कह रहा है डाल्टन, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो बोल रहा है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसने भी यही बोला था। ठीक है, सोल्युबिलिटी आफ्टर ऑल किस पे डिपेंड कर रही है, गैस और लिक्विड वाले कंडीशन में प्रेशर पे। ठीक है, इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन गैस इन द सॉल्यूशन एज द मेजर इन द इट्स सोल्युबिलिटी। अब बेटा क्या करेंगे, हमको सोल्युबिलिटी देखनी है गैस की, तो हम एक टर्म्स को यूज किया जाता है, इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के थ्रू हम मेजर करते हैं सोल्युबिलिटी को गैस का लिक्विड के अंदर। गैस का लिक्विड के अंदर क्या यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन, इसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो मोल फ्रैक्शन को ही क्यों यूज किया गया, साइंटिस्ट आपस में लड़मरे है, क्योंकि सर मोल फ्रैक्शन को क्यों यूज करेंगे। तो भाई मोल फ्रैक्शन सबसे सिंपलेस्ट क्या था, टर्म्स था। ठीक है, और उसकी यूनिट में नहीं होती, यूनिट लेस होता है, इसलिए उसने बोला कि ऐसा कोई टर्म यूज करें बच्चों को आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा इसमें क्या बोला, वी विल इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन इन द गैस इन द सॉल्यूशन एज द मेजर ऑफ द सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे, मोल फ्रैक्शन में मेजर करने वाले हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स गैस, जो कि होता है काई गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द सॉल्यूशन। आगे समझ में, दैट्स इट। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अब हेनरी क्या बोलता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो बेटा हेनरी ने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो कि क्या था, वेपर फेज में था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं। इसे ही हेनरी लॉ बोलते हैं। डाल्टन भी यही कह के गया था। ठीक है, हेनरी भी यही कह रहा है। ठीक है, बस इनमें क्या है, ये थोड़ा यूनिट का इनबैलेंस होता है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच एक्स ऑफ गैस। तो के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। क्या है, हेनरी कांस्टेंट। क्या है बेटा, ये हेनरी कांस्टेंट है,
ये है हेनरी कांस्टेंट, इसे बोलता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलता है। तो फाइनली ये क्या है हमारे पास, P बराबर KH क्या मिला हमें, हेनरी लॉ का एक मैथमेटिकल क्या मिला, मैथमेटिकल कंसेप्ट मिला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनके बीच में ग्राफ बना के देखता हूं एक बार। ठीक है, मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो बेटा जी मैंने क्या किया, किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे लेता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो कि P था, और यहाँ पे लेता हूँ मोल फ्रैक्शन जो कि था काई, ये इधर की तरफ है और ये है ऊपर। ठीक है, इनके बीच में मैंने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ मुझे मिला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला है भाई साहब। क्या मिला है? बिल्कुल सीधा लाइन मिला है। क्यों बेटा? y बराबर mx प्लस c से मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो इंटरप्रिटेशन तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, y पे हमें ये ले लिया x, और जो स्लोप था उसे क्या बोलेंगे, के एच को हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप हमें क्या शो करेगा, ये जो के एच है ये शो करेगा, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो बेटा हमको ग्राफ क्या मिला, इस टाइप का ग्राफ मिला है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा खतरनाक तरीके का क्वेश्चन आता है। इस ग्राफ को याद करो, इसके फॉर्मूले जो ये फॉर्मूले दिया उसे याद करो आराम से, मस्त। ठीक है, अब बेटा हेनरी ने बोला कि बेटा बच्चों मेरे पास जो के एच था, मतलब क्या था, हेनरी कांस्टेंट था, वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग गैस का अलग अलग के एच होगा, अलग अलग गैस का वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग केस होगा। तो आप देखते हैं, देखो ये सारणी हमने कहाँ से ली है, ये टेबल लिया है एनसीईआरटी से लिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट के एच, अलग अलग गैस का के एच अलग अलग होगा। सीधी सी बात है, तुम्हारी कैपेसिटी अलग होती है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई आधी खाता है, कोई खाता ही नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग इंसान की अलग अलग कैपेसिटी है। तो ये बोल रहा है डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। अलग अलग गैस की अलग अलग के एच वैल्यू हो सकती है सेम टेम्परेचर पे। एक ही टेम्परेचर हो और अलग गैस हो तो अलग के एच वैल्यू होगी, जैसे ये सेम टेम्परेचर। अभी बताता हूँ, जैसे कि डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट के एच। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे था हीलियम और यहाँ था हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोनों क्या हुआ, डिफरेंट गैस हुआ। टेम्परेचर ले लिया मैंने सेम, 293 293 सेम टेम्परेचर ले लिया मैंने 293। ठीक है, के एच की वैल्यू कितनी हुई, 144, और इसकी क्या हुई 69। दोनों में अलग हुआ ना, गैस भी अलग हुआ, के एच वैल्यू अलग हुई, बट टेम्परेचर सेम रहा। यही तो कह रहा है हेनरी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, के एच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। के एच किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। कैसे करेगा, अब बेटा मैंने ले लिया N2 और यहाँ पे ले लिया O2 ले लिया मैंने N2 O2। ठीक है, N2 का टेम्परेचर कितना है, 293, इसका कितना है 303, मतलब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, के एच की वैल्यू बढ़ेगी। पहले 76.48 थी, अब कितनी हुई 88.84, बढ़ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी बोल सकता हूँ ना। ठीक है, उसी तरीके से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का टेम्परेचर क्या था 293 और क्या था 303, टेम्परेचर को बढ़ाया। ठीक है, तो के एच की वैल्यू बढ़ गई, पहले 34 थी, अब क्या होगी 46। तो के एच की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ा रहा है, के एच वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो बेटा अलग अलग गैस की के एच वैल्यू अलग अलग होती है, टेम्परेचर भी सेम टेम्परेचर पे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और के एच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, और के एच जो डिपेंड करेगा वो नेचर पे डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पे। याद रखना इस बात को। तो हम ये भी कह सकते हैं के एच जो कि हमें दी गई है वो क्या करेगी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस को डिक्रीज करेगी। मतलब अब हम देखते हैं, सिंपलेस्ट सा कंसेप्ट बता देता हूँ, उसी को याद कर लेना बस आप। तो बेटा जी के एच जो हेनरी कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा के एच बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा के एच घटेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सोल्यूबिलिटी के, सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सोल्यूबिलिटी पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सोल्यूबिलिटी पे। तो मेरे को किसी गैस को घोलना है पानी के अंदर, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, गैस नहीं घुलेगी भाई, गैस नहीं बढ़ेगी, गैस उड़ जाएगी। बट मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो घुलेगी। ठीक है, तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं, मुझे सोल्यूबिलिटी करनी है, मतलब सोल्यूबल करना है, गैस को पानी के अंदर घोलना है, तो ऑफकोर्स मुझे सोल्यूबिलिटी करनी है, तो मैं टेम्परेचर को डाउन रखूंगा, तो के एच की वैल्यू भी डाउन होनी चाहिए। ठीक है, तो के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के बराबर है, के एच बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, के एच बढ़ रहा है, तो सोल्यूबिलिटी घटेगी, और सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है तो दोनों घटेंगे। तो ये सीधा सा फाइनल सा फंडा है, जो भी रामायण का जो कंक्लूजन था वो ये था।
ये याद कर लो बस, जो भी रामायण का जो भी कंफ्यूजन था, ठीक है। तो बेटा हम कह सकते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हेनरी ने एक बात और कह गया था। हेनरी वैसे इतना इंटेलिजेंट था कि उसने एक सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट समझ आ गया कि गैस को कैसे सोल्यूबल करना है, ठीक है, और टेम्परेचर से कैसे रिलेशन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं एक्वेटिक एनिमल, तो हम ये बोल सकते हैं बेटा एक्वेटिक एनिमल, जो पानी के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर अदर देन द वार्म वाटर। तो जो पानी के अंदर जो मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल, तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं पानी के अंदर जो रहते हैं, वो क्या होता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ठंडे पानी के अंदर इंस्टेड ऑफ वार्म वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब हमने टेम्परेचर अब बढ़ा ही रहे हैं तो गैसों की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब पानी के अंदर मछली रह रही है तो मछली को भी भाई ऑक्सीजन चाहिए, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन ही तो लेती है वो। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, पानी को गर्म कर दिया, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ा दिया, पानी को मैं गर्म कर रहा हूं, तो सोल्यूबिलिटी गैस की, ऑक्सीजन की, जो पानी की घुलने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। तो भाई साहब मछली कैसे जिएगी, उसको तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, समझ रहे हो ना आप। लेकिन ठंडे पानी में क्यों सर्वाइव करते हैं वो, क्योंकि टेम्परेचर होता है बेटा कम, इस वजह से जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की, मतलब ऑक्सीजन की जो घुलने, जो पानी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम बोलते हैं पीओडी, जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर जो घुली हुई है वो जो होता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से एक्वेटिक एनिमल ज्यादा कंफर्टेबल होता है किसमें, कोल्ड वाटर में अदर देन वार्म वाटर के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी, ये कंसेप्ट बता रहा है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है, गैस विच कैन फॉर्म द आयन लिक्विड आर द मोर सोल्यूबल, ठीक है। अब बेटा गैस को हम घोल रहे हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, तो एक कंसेप्ट हो रहा है इसमें छोटा सा, वो ये बोल रहा है कि गैस को आप जब घोल रहे हो तो गैस का नेचर कैसा होना चाहिए। मेरे पास ऐसा गैस है जो कि आयनाइजेशन हो जाता है या फिर आयन का फॉर्मेशन कर लेती है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से पानी के अंदर घुलेगी। कैसे? जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ H2O, पानी के अंदर किसको घोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को घोल रहा हूँ, तो घोलूंगा तो ये क्या बनाएगा, H2CO3 बना लेगा, बना लिया इसने। अब इसको मैं थोड़ा आगे भी इसको तोड़ता हूँ आयंस के अंदर, तो 2H प्लस CO3 माइनस 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आयनाइज हो चुकी है, मतलब आयन के अंदर टूट चुका है। तो ज्यादा आयनाइज जो गैस होती है, ज्यादा आयनाइज जो कंपाउंड होगा वो बहुत ज्यादा मोर सोल्यूबल होगा किसी लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो गैस विच कैन फॉर्म द आयन, तो हमने क्या बना लिया बेटा, आयन इन लिक्विड आर द मोर सोल्यूबल, आर द मोर सोल्यूबल, ठीक है। तो कोई भी ऐसी गैस हो जो भी क्या कर रही है, आयन का फॉर्मेशन कर रही है, ये क्या है, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वो क्या होगी, मोर सोल्यूबल होगी, ठीक है। उस तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पानी के अंदर मैंने क्या कर लिया, हाँ पानी के अंदर मैं क्या करता हूँ, अमोनिया को घोल लेता हूँ, तो ये भी वही बनाएगा NH4OH, और ये भी आयनाइज आगे हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस का आयनाइज हो जाएगा, और ये भी मोर सोल्यूबल होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसलिए कभी भी किसी गैस को हमको घोलना पड़ता है पानी के अंदर, तो हमको देखना पड़ता है कि वो कौन से आयन का फॉर्मेशन कर रही है, नहीं कर रही है, आयनाइज हो रही है तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छी तरीके से घुलेगी, आयनाइज नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी तरीके से घुलेगी नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पूछ रहा है गैस विच हैव द हायर IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, intermolecular forces, intermolecular force, जिस भी गैस के पास हाई IMF है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होगा। क्या होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल होगा। जैसे एग्जांपल है अमोनिया गैस और हीलियम गैस, दोनों गैस है, ठीक है, घुलेगा कौन, सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है बताओ, सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है, अमोनिया की ज्यादा है बेटा, किसकी ज्यादा है, अमोनिया की। क्यों है, क्योंकि बेटा अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का होता है, ठीक है, और हीलियम है बेटा, इसका तो कोई स्ट्रक्चर होता ही है, इनर्ट गैस है, सिंपल सा होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें बॉन्ड्स ज्यादा हो, बॉन्ड ज्यादा हो, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा पाया जाता है, और वो इंटरेक्शन क्या करता है, उसकी सोल्यूबिलिटी को बढ़ाता है। बट हीलियम हमारे पास क्या है, सिंपल सा बेचारा एक मॉलिक्यूल है, नोबल गैस है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर IMF 0 होगा या फिर नहीं पाया जाएगा, तो इसलिए इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी, सबसे कम। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम बात करते हैं मंगलू के बारे में। ये क्या है मंगलू, इसे बोलते हैं मंगलू, ये हमारे गाँव में रहता है बेटा, ठीक है। अब ये हमको समझाएगा हेनरी के एप्लीकेशन। हेनरी लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा है, उसने 2-4 ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया हमको,
तो मंगलू ने वो ट्राई किए। मंगलू क्या किया, तुम्हारी तरह था, ढंग से पढ़ता ही नहीं था, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, टीचर के नोट्स बनाए नहीं, तो हेनरी लो के बारे में पढ़ रही हूँ कि सर मैं अप्लाई करूंगा इसके। तो वो एक दिन पहुंच गया, बेटा ये देखो मैं बताता हूँ इस मंगलू के बारे में क्या कंसेप्ट है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं हेनरी के एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ, जो कि हमें मंगलू समझाएगा। मंगलू ने फेस किया है बेटा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ एक्चुअल में यही जानता है कि हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, इसके चश्मा वश्मा लगा देता हूँ यार मैं। भाई मंगलू चश्मा वश्मा पहना कर भाई, और भी स्मार्ट लगेगा। मस्त लग रहा है ना, एक नंबर मस्त लग रहा है ना चश्मे में। अब मंगलू फोन पे बात कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मंगलू हमें समझाएगा कंसेप्ट ऑफ हेनरी के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ फाइंड द सेवरल एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन द सम बायोलॉजिकल फिनोमिना नोटेबल अमॉन्ग दीज आर, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इजीएस्ट सबसे बेसिक जो कंसेप्ट था हेनरी लॉ का, वो क्या था, गैस को सारे को पानी के अंदर घोलना है। उसका जिद थी भाई मैं गैस को घोलूंगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा ये सील वाटर है, हाईली प्रेशर है। हम कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, लिम्का पीते हैं, वॉटेवर, माजा फाजा को छोड़ दे, इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक की ही बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है। इसमें कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है, और उसके अंदर गैस को CO2 को हाई प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। अब ये जो पेप्सी कोक जो इतने करोड़ों अरबों खरबों के इतने कारोबार बना रखे हैं, किसकी वजह से बना रखे हैं, हेनरी की वजह से। वो हेनरी को ही जाता है, हेनरी ने ही बताया था कि गैस को पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर कैसे घोला जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप फटाक से खोलोगे ढक्कन, फिर से ऐसे प्रेशर के साथ CO2 के मोलिक्यूल बैठे होते हैं, भाई जल्दी इसको ढक्कन खोले और मैं बाहर निकलूँ, देते कितने खुश हो गए मोलिक्यूल्स, हो गए ना खुश, बिल्कुल प्रेशर के साथ भर दिया बेचारों को, ठीक है। जैसे गेट खोला तुरंत बाहर निकले, CO2 स्कैप एज द बबल। ये क्या है, हेनरी का बेसिक सबसे प्रिंसिपल है, ठीक है, एप्लीकेशन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूबा डाइविंग। नेक्स्ट है स्कूबा डाइविंग। देखो मंगलू ने क्या किया, पढ़ा लिखा तो है नहीं, पहुंच गया वैसे स्कूबा डाइविंग करने। क्या कहता है कि मैं स्कूबा डाइविंग करूंगा, पहले धरती के नीचे जाऊंगा और धरती के ऊपर भी जाऊंगा, हिल्स पे भी जाऊंगा। तो इसने क्या किया बेटा, मंगलू ने चाव में क्या किया इसने, डीप सी हाई प्रेशर, ठीक है। ये चले गया समुद्र के अंदर डीप में, ठीक है। चाव में इसने पहन लिए वो फालतू के गैस सिलेंडर वगैरह, और बढ़िया स्कूबा डाइविंग करने नीचे पहुंच गया। चले तो गया चाव में सिलेंडर फ्लेंडर लेके, ठीक है, चले तो गया वो, बट वो हेनरी का लॉ नहीं पढ़ के गया। तो कभी भी आप स्कूबा डाइविंग वगैरह करो ना, हेनरी का लॉ जरूर पढ़ के जाना बेटा, परेशानी हो सकती है, ठीक है। अब चले तो गया, अब जैसे समुद्र के अंदर गया उसने बढ़िया एक्वेटिक एनिमल्स को देखा, मछलियों, व्हेल मछली और मगरमच्छ, घड़ियाल, सबको देख रहा, बढ़िया मजे ले रहा है। नीचे तो चले गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जैसे ही ऊपर आ गया उसकी हालत खराब हो गई, इमरजेंसी कंडीशन आ गई थी, बड़ी मुश्किल से उसको एम्स में लेके जाना पड़ा है, खतरनाक तरीके से। कैसे, अभी बताता हूँ। तो बेटा डीप में चले गया, पानी के में। अब ये मान लो समुद्र है मेरे पास, ठीक है, ये पानी है, ये हमारे यहाँ पे मंगलू साहब आ गए यहाँ पे, ठीक है। हमें एक चीज पता है कि गैस को प्रेशर से कोरिलेट किया जाता है, जो हेनरी लॉ हमको बता रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। तो गैस का घुलना प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो पहले क्या था, मंगलू साहब सरफेस पे थे, समुद्र के मतलब ऊपर ही थे, तैर रहे थे बढ़िया आराम से, ठीक है। तब क्या था बेटा, प्रेशर था कम, इस कंडीशन में प्रेशर था कम, तो गैस की सोल्युबिलिटी भी कम थी ब्लड के अंदर। एक नॉर्मल कंडीशन, हम सरफेस पे हैं, एक नॉर्मल बढ़िया आइडल कंडीशन में बैठे हुए, ठीक है। बट क्या किया कि ये चाव में नीचे आ गया, डीप में जैसे गया वैसे ही यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, बढ़ता गया। तो इसके ब्लड में, मंगलू के ब्लड में, ये देखो ब्लड वेसल है इसकी मंगलू की, लाल कलर की है ना, नसें, ये आर्टरी या वेंस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता गया, गैसों की सोल्युबिलिटी भी बढ़ती गई, गैस घुलती गई उसके ब्लड के अंदर, उसके खून के अंदर घुलती गई गैस, खून के अंदर गैस ही गैस। तब तक सही था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मंगलू ने बढ़िया देख लिया, घूम फिर लिया, अब आगने लगा ऊपर। जैसे ही वो दोबारा से ऊपर आने लगा, ऊपर आएगा ऑफकोर्स, इस कंडीशन में प्रेशर कम होने लगा, सडन प्रेशर कम होने लगा। तो सोल्युबिलिटी जो गैस घुली हुई थी इसके ब्लड वेसल्स के अंदर, इसकी कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर, वो अचानक से क्या होने लगी, उसकी सोल्युबिलिटी कम होने लगी। जैसे ही सोल्युबिलिटी कम होने लगी, ब्लड वेसल के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट होने लगे, नाइट्रोजन के बुलबुले क्रिएट होने लगे, और एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग एक इमरजेंसी कंडीशन
पैदा हो गई भाई साहब की, मरने वाला था मंगलू तो समझ लो, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा होने लगी, और जैसे ही जो बैंड्स जो इस ब्लड वेसल के अंदर जो बन रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बैंड्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं उसे, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी, ठीक है। मरता मरता बता दिल्ली एम्स में लेके जाके भर्ती करवाया भाई, आईसीयू में रहा 4-5 दिन, तुम सोच लो। फिर नेक्स्ट डे उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई हेनरी का लोग पढ़ के जाता ना यार, क्यों नहीं पढ़ के गया। क्यों सर, ठीक है अब मैं पढ़ूंगा तो फिर मैं ट्राई करके जाऊंगा, फिर मैं दोबारा ट्राई करूंगा एक बार पढ़ के। फिर मंगलू ने क्या किया बेटा, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा होगी, नियर द सरफेस लो प्रेशर, प्रेशर कम होता गया, बैंड्स बनते गए एंड पेनफुल बबल्स, जिसे हम बोलते हैं बहुत सीवियर पेन होता है, खतरनाक तरीके का मंगलू का पेन होता है, बहुत सीवियर, ठीक है, मरने जैसी कंडीशन थी। तो लो वाटर प्रेशर मेक डिसॉल्व द नाइट्रोजन टर्न टू बैक इनटू ट्रैप द बबल्स दैट इज द बैंड्स, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगी सोलिबिलिटी घटेगी, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो गया बेटा एक हेनरी का एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है स्कूबा ड्राइवर्स मस्ट कॉप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व गैस while the breathing air in the at the high temperature underwater, increase the pressure, increase the solubility atmospheric gas in the blood, ठीक है। when the drivers come towards the surface, जब सरफेस पे ड्राइवर्स आएगा ऊपर, the pressure gradually decrease, प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस के अंदर, वो ब्लड वेसल के अंदर जो गैस घुली हुई थी सोल्यूबल थी, उसकी सोल्यूबिलिटी भी कम होगी, वो मैं आपको बता चुका। तो इससे बचने के लिए क्या करता था, फिर उसने पढ़ा हेनरी का लॉ, हेनरी के बारे में पढ़ डाला भाई सब तरीके से उसने। जैसे उसने पढ़ा तो उसने बोला टू अवॉइड द बैंड, जो बैंड जो कंडीशन थी बेटा, जो बैंड की जो कंडीशन थी, जो बैंड की कंडीशन थी बेटा, उसमें क्या किया उसने, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन, तो बैंड्स की कंडीशन से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने जो सिलेंडर था ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें हीलियम डाली 11.7% और 56.2% नाइट्रोजन डाली और 32.1% ऑक्सीजन मिक्स करके लेके गया था। ये जो गैस हम मिलाते हैं इसमें क्या होता है, सोलिबिलिटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता और बैंड्स का क्रिएशन नहीं होता है और मंगलों की जान बच जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट, एक एप्लीकेशन हेनरी का। अब भाई साहब मंगलू तो जिद्दी तो था ही, पहले तो जमीन के अंदर गया, अब जमीन के ऊपर चले गया, हिल्स के ऊपर, वहां भी मरता मरता बचा है भाई साहब। ये सारे काम उसने पढ़ाई से पहले करे हैं, पढ़ लेता तो नहीं होता, जब भी तुम्हें पढ़ाया जाता है। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, कल तुम डॉक्टर बनोगे, कोई मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आ गई मंगलू जैसी, तुम समझ जाओगे ना यार ये तो हेनरी लो हमने पढ़ा था नीट के अंदर, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, और ऐसी कंडीशन मंगलू के साथ होगी तो ऐसा ही पेशेंट तुम्हारे पास आ गया, तुम तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं कर लोगे, तुम पहचान ही लोगे पेशेंट किस टाइप का है, आपको हिस्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस पेशेंट की, ठीक है। तो बेटा जी पहले तो मंगलू गया था धरती के अंदर, समुद्र के अंदर, अब ये पड़ गया पहुंच के पहाड़ों पे, ठीक है। एट द ग्राउंड लेवल हाई प्रेशर, जब मंगलू क्या था ग्राउंड लेवल पर था अपनी इस तरह, जाने पहाड़ पे चढ़ने से पहले कंडीशन में था, बढ़िया ऑक्सीजन ले रहा था, मस्त बढ़िया उसका ऑक्सीजन है और ब्लड वेसल के अंदर डिजोल्व हो रही थी, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, प्लेंटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये इसकी ब्लड वेसल है मंगलू की, ठीक है। बट जैसे ये पहाड़ पे पहुंच तो गया अकेला चाव भी चाव में, वहां मरा मरा फिर बच गया, बस तो फिर भी क्या उम्र इसकी लंबी थी, ठीक है, बट मरते मरते बचा। एट द हाई माउंटेन पीक द लो प्रेशर, अब जैसे ही बेटा हम क्या करते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये एक हील्स है, हील है हमारे पास, ठीक है, मतलब पहाड़ है, तो यहाँ पे एक अड़ा है, ठीक है, और प्रेशर ये एटमॉस्फेयर मान लो, ये प्रेशर लग रहा है इसमें, कितना सारा प्रेशर लग रहा है, मतलब प्रेशर क्या है यहाँ पे, हाई है प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ही मंगलू यहाँ पे पहुंचेगा टॉप ऑफ द हिल, प्रेशर कितना सा रह गया, कम रह गया, मतलब लो प्रेशर हो गया, तो गैस की सोल्यूबिलिटी ब्लड वेसल मतलब ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी इसके खून के नलियों के अंदर या कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन बेटा खून के अंदर कम हुई, सांस लेने में दिक्कत होने लग गई मंगलू को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई भाई, हांफने लग गया, जोर जोर से सांस लेने लग गया, लॉस ऑफ ब्रीथ हो गया भाई साहब, इसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, ठीक है। वेरी लिटिल ऑक्सीजन इन ब्लड, क्यों, क्योंकि प्रेशर घट गया था। तो कभी भी पहाड़ों पे जाओ बेटा सिलेंडर लेके जाते हैं लोग बाग, क्यों लेके जाते हैं, उनको पता है कि आगे जाके कम होगी बेटा ऑक्सीजन, तो लैक्स ऑक्सीजन वीक डीजी एंड एनॉक्सिया, तो बेटा जैसे ही ऑक्सीजन क्या थी, कम थी, ऑक्सीजन इसको कम मिलने लगी, ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट थी वो कम होने लगी, तो ये डीजीनेस होने लग गया, पागल सा होने लग गया, हेलुसिनेशन होने लग गया, ठीक है, वीकनेस से फील होने लग गई, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, सोचने की जो क्षमता थी इसकी, जितना ये सोच पहले ही बहुत अच्छा सोचता था,
जो भी थे वो भी खत्म होने लगी, तो उसे हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं बेटा? एनोक्सिया बोलते हैं। देखो कैसे रो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और at the high altitude the partial pressure of the oxygen is less than at the ground level, ठीक है, that leads to low concentration of the oxygen in the blood and tissue on the people living at the high altitude or the climber, ठीक है। तो low blood oxygen causes the climber because the weak unable to think clearly and symptoms condition is known as anoxia, मतलब वो सोचने समझने की जो कैपेसिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई। क्यों? ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड थी, कंसेंट्रेशन थी, वो बहुत लो हो चुकी थी। ठीक है, तो बेटा हेनरी समझा के गया था, देख लो आप, हेनरी समझा गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये भी पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है किसी गैस का? गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो बेटा टेम्परेचर बिलो विच ए गैस एग्जिस्ट इन ए लिक्विड फेज या लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जिससे नीचे गैस जो है वो एक लिक्विड फेज में क्या करेगी, वो क्या करेंगे, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि मान लो कोई गैस है, कोई गैस मैंने एक्स ले ली, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर से हम टीसी से डिनोट करते हैं, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही मैं 20 डिग्री से नीचे जाऊंगा, जैसे ही मैं 20 डिग्री से नीचे जाता हूं तो ये लिक्विफाई हो जाती है गैस। गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड के अंदर। बट जैसे ही मैं टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर जाता हूं तो गैस ही रहती है। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन, इसके बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, तो ये पूछा था वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच, इसकी वैल्यू क्या है? द हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी के एच की? ठीक है, तो बेटा जी आपको एक कंसेप्ट बहुत मस्त सा समझा देता हूं मैं कि के एच क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है सोल्यूबिलिटी के। तो किसी भी गैस, यदि कोई ऐसी गैस है जिसकी के एच वैल्यू ज्यादा है तो उसकी बेटा सोल्यूबिलिटी कम होगी, ध्यान रखना हमेशा, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो गैस ग्रेटर द गैस विद द लोअर द सोल्यूबिलिटी, तो ग्रेटर द के एच मतलब के एच ज्यादा होगी तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी बेटा? लोअर होगी, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आंसर होगा ग्रेटर द गैस विद द हायर सोल्यूबिलिटी, गलत है। तो के एच वैल्यू पे ही डिपेंड करती है गैस, के एच वैल्यू डिपेंड करता है बेटा किस पे? गैस की सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, गैस की सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करता है। मान लो मेरे पास ये गैस है CH4 C2H5 C3H8, ये मेरे पास गैस है 3। अब बताओ इसमें KH की वैल्यू, किसकी KH वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी? चलो इसमें से बताओ KH किसका ज्यादा होगा और सोल्यूबिलिटी किसका ज्यादा होगा? बताओ, आंसर बताओ, सोचो इसको, थोड़ा सा सोचो, बताओ। थोड़ा सा सोचो और बताओ। तो बेटा मैंने आपको बताया था के एच वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, किस किस पे करती है बेटा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब किसकी के एच ज़्यादा होगी? CH4 की ज़्यादा होगी, फिर C2H5, फिर C3H। तो के एच की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? सोल्यूबिलिटी होगी इसकी ज़्यादा। क्यों होगी? क्यों सोल्यूबिलिटी मतलब किसी चीज़ का घुलना, क्यों होगी ज़्यादा? क्योंकि बेटा ये है C3AH8, इसमें बॉन्ड्स क्या है? ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंद, हिंदी में बंद जिसे बोलते हैं बॉन्ड, ये ज़्यादा है कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड ज़्यादा है तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी ज़्यादा होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होगा तो इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। बट CH4 में बात करेंगे तो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे कम, तो IMF भी क्या होगा इसका? कम, और सोल्यूबिलिटी क्या होगी बेटा? कम। ठीक है, तो इससे हमेशा याद रखना। ठीक है, और मैंने अमोनिया और नियोन का एक एग्जांपल ले लिया था। और ए का KH की वैल्यू साइज पे भी डिपेंड करती है, देखो कैसे। ये हमारे पास क्या है? इनर्ट गैसेज है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन। ठीक है, इसमें KH वैल्यू क्या होगी? ये होगी KH की वैल्यू। ठीक है, KH की वैल्यू होगी, बट सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? सोल्यूबिलिटी की बात करूं, सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो सोल्यूबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी।
क्यों होगी? क्योंकि साइज, ये है छोटे साइज की, ये बड़ा साइज है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। साइज बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिशेस फील अनकंफर्टेबल इन द वार्म वाटर ड्यू टू, जो मछलियां होती है अनकंफर्टेबल हो जाती है गर्म पानी के अंदर, क्यों? अभी पढ़ा था ना अपन ने हेनरी लॉ के अंदर, क्यों हो जाती है बेटा? फिशेज डू नॉट लाइक द वार्म वाटर, वो गर्म पानी को पसंद नहीं करती, क्या ऑप्शन दिया है गजब सा। या फिर हायर अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज, गलत, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर पूछा लो सोलिबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन एट द हाई टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पानी गर्म होगा सोलिबिलिटी कम होगी, सोलिबिलिटी ज्यादा होगी तो पानी ठंडा होना जरूरी है। आगे समझ में? मस्त। ग्रेटर द पॉपुलेशन ऑफ द फिश, गलत है बेटा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दैट गैस फॉर विच हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसी कौन सी गैस है जो हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द एक्वा सॉल्यूशन? तो बेटा HCl जो होगी वो क्या होगी? नॉट एप्लीकेबल होगी हेनरी लॉ के कंसेप्ट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पूछ रहा है यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज सेम एज दैट ऑफ, ठीक है, तो यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज सेम एज दैट ऑफ, तो बेटा वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, दोनों ऑप्शन तो हमने एलिमिनेशन मेथड से अलग कर दिया। ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज सेम एज दैट ऑफ, सेम एज दैट ऑफ, तो बेटा यहाँ पे आएगा प्रेशर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती है, ठीक है, तो ये होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट, हेनरी लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है? तो बेटा हेनरी लॉ का लो प्रेशर, हेनरी लॉ बोलता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, बट मान लो ज़्यादा ही लो प्रेशर कर दिया तो सोलिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो गलत है, ठीक है। बी पूछ रहा है हाई प्रेशर, ठीक है, तो बेटा हम प्रेशर बढ़ाएंगे ऑफकोर्स सोलिबिलिटी बढ़ेगी, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। सी कह रहा है गैस डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, तो ये भी गलत है। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बेटा गलत है, हेनरी लॉ का इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो सोलिबिलिटी का डायरेक्ट प्रेशर से नाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है, हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है नीट जेई में, बहुत इंटरेस्टिंग से जितने भी कंसेप्ट आए सब पे मैं करवाऊंगा। और जो हमारा फोर्थ जो डे लेक्चर होगा वो होगा बेटा वेपर प्रेशर के अंदर, जिसमें राउल्ट लॉ भी पढ़ने वाला, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, जरूर से जरूर। केमिस्ट्री को मैंने सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ाया बेटा यार, बिल्कुल सिंपल, टीचर पढ़ा के चल जाता है, केमिस्ट्री पढ़ा के चल जाता है, हमने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा है। तो वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच।